16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाला हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन फील्ड में उतारा जा चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे और उन्हें खुद भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उनका बनाया गया हथियार एक्चुअल में इतना पावरफुल भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्टिंग के दौरान अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये हिस्टोरिकल वर्ड्स कहे। इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपनहाइमर की लाइफ क्यों और कैसे बर्बाद कर दी। जिस इंसान की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में इंसल्ट आखिर क्यों किया। द बिहाइंड स्टोरी के आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओपनहाइमर ने अपनी लाइफ में बहुत से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस किए थे, बट उनको हिस्ट्री हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद रखेगा। ओपनहाइमर 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने की ड्रीम इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। एडमिशन मिलते ही किसी बीमारी की वजह से ओपनहाइमर पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी के नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली। ओपनहाइमर का नेचर ज़्यादा सोशल नहीं था, बस अपने रिसर्च पर इनका सारा फोकस और अटेंशन हुआ करता था। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का रूल शुरू हुआ और उसने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन बनाने के लिए का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये डेंजरस आइडिया प्रिडिक्ट कर लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें आइंस्टाइन ने अमेरिका को भी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए सजेस्ट करा। इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर हिटलर अमेरिका पे अटैक करता है तो अमेरिका को भी एटॉमिक बॉम्ब के साथ रेडी रहना चाहिए। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंस्टेंट एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर ना लिखा होता। अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही इंचार्ज बनाती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन का इंचार्ज ओपनहाइमर को बनाया गया। ओपनहाइमर आइंस्टाइन के ओपिनियन से काफ़ी अग्री करते थे और वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया। 1945 में इस प्रोजेक्ट पर टोटल $2 बिलियन इन्वेस्ट किया गया था। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन वर्कर्स को काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद सेलेक्ट किया गया था जिससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। इनमें साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और लोअर स्टाफ्स भी इंक्लूडेड थे। सबको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करे, यहाँ तक कि अपने फैमिली से भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को रियल नाम से नहीं जानता था, सबका एक फेक नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का रियल नेम लीक हुआ तो उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ जो लेटर्स आते थे वो भी फेक एड्रेस पे आते थे और उनका एड्रेस होता था पीओ बॉक्स नंबर 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में भी सिटी नेम मेंशन नहीं होता था। लेटर्स का सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट बनाया गया था जो पहले सारे लेटर्स को चेक करता था और उसके बाद भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर जाने के लिए टाइट सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता था। वर्कर्स एंट्री पास के बिना एंटर या एग्जिट नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम की जगह सिर्फ पीओ बॉक्स नंबर 1663 न्यू मैक्सिको लिखा होता था।
ये सब करने का रीज़न सिर्फ ये था कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जा सकती है। नेचर में पाए जाने वाला सबसे हेवी एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम का एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसको अगर मिला ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238.03 हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रिएक्ट कराया जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है, और यह एक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। मतलब अगर एक न्यूट्रॉन को इस नई यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और एक बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं, और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ कुछ माइक्रोसेकेंड्स के अंदर होता है, और इस रिएक्शन की वजह से बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है जिसमें से एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल टीएनटी बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये एक हाथी को चींटी से कंपेयर करने जैसा है। आप सिर्फ इस बात से आइडिया लगा ले कि 1 केजी एटॉमिक बॉम्ब में 3500 केजी टीएनटी बॉम्ब के बराबर है। मीन्स लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी को बर्बाद कर दिया था, इतनी ही तबाही अगर टीएनटी बॉम्ब से करनी पड़े तो अमेरिका को अराउंड 1.5 करोड़ केजी हैवी टीएनटी बॉम्ब गिराना पड़ता। और ये वेट इतना ज़्यादा होता है कि आज के टाइम में भी कोई फाइटर जेट इसको कैरी नहीं कर सकता। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को यूज़ करने का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और ये काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में माइन किया जा सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने यूरेनियम के अगेंस्ट में एक नया आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से कहीं ज़्यादा अनस्टेबल और पावरफुल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं जर्मनी उससे पहले ये बॉम्ब ना बना ले। फाइनली 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब टाइम था इसको टेस्ट करने का। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर पूरी दुनिया दहल गई। ओपेनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे वो खुद भी इस एटॉमिक बॉम्ब से डर गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेंजर में डालने वाला ये पहला वेपन था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसका इंसानियत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये सोचे बिना अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया। इस हमले में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और यहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर की इस अचीवमेंट से अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज़ देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओपेनहाइमर को इस इंसिडेंट से काफ़ी रिग्रेट हुआ क्योंकि उनकी इस डेडली क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान चली गई। इस इंसिडेंट ने उन्हें पूरी तरह अंदर से तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये पावर मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर अब यूएस के लिए एक थ्रेट बन चुके थे। इसलिए अमेरिका की डिफरेंट एजेंसीज ने ओपेनहाइमर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग की और उसका धमाका पूरी दुनिया ने सुना। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुआ कहाँ से इसका कोई आइडिया अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पे गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी क्लोज अलाइज हुआ करते थे, पर ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर को स्टेट सीक्रेट मैटर में इन्वॉल्व करना बंद कर दिया। एक इंक्वायरी बैठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर यूएसएसआर का एजेंट होने का एलिगेशन लगाया गया। ओपेनहाइमर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनका कम्युनिस्ट और यूएसएसआर के साथ कोई लिंक नहीं था। किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जजमेंट ओपेनहाइमर के अगेंस्ट में ही आया। जो एक टाइम पे अमेरिका का इतना फेमस साइंटिस्ट था,
कुछ ही दिन बाद उनका इंसल्ट करके उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट्स के सारे राइट्स छीन लिए गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन और साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस डिसीजन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद कई सालों तक ओपेनहाइमर चुपचाप जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ये ऑफ़र दी कि वो एक नई फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएंगे जिससे कि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने मना कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो इनोसेंट हैं, इसीलिए उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में उनकी डेथ हो गई। उनकी एशेज यूएस वर्जिन आइलैंड्स के एक बीच पर बहा दी गई, जो आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, तुम खास हो।